आर्यन का न्यायिक पुनरावलोकन का यानी जुडिशियल रिव्यू यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, उसका एग्जाम्पल है। आर्यन एक समर्पित यूपीएससी अभ्यर्थी है, देश के सर्वोच्च परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसे हाल ही में एक केस के बारे में पता चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004, फिर से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की थी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून पर, जो मदरसा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कानून था, उस पर एक डिसीजन दिया था, उसी की रिव्यू की थी। और यह रिव्यू किया जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। याद रखेगा, किसके द्वारा? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। तो इसको पहले आप समझिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर की गई टिप्पणी उसके किस संवैधानिक अधिकार के तहत आती है, तो उसे हम कहेंगे जुडिशियल रिव्यू के अधिकार से इसका संबंध। यह अधिकार भारतीय संविधान में नहीं थे। कौन सा? जुडिशियल रिव्यू। और यह अदालतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों या आदेशों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब आता है, यानी हम लोग फिर से कहानी पर वापस आते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की थी, उससे विषय तो समझ में आ गया। किसको? आर्यन को। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह मामला संविधान के किस अधिकार के तहत आता और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। तो फिर यानी एक शाम आर्यन अपने दोस्त संजीव के साथ चर्चा कर रहा था। संजीव जो खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, उसे हर विषय को सरल तरीके से समझाने में महारत थी। किसको? संजीव। आर्यन ने संजीव से पूछा, यह मदरसा केस क्या है? यानी अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यह मदरसा केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को क्यों चुनौती दी? बस सीधा देखे, टॉपिक क्लियर। संजीव मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के रूप में समझाता हूं ताकि तुम इसे आसानी से याद रख सको। यानी कहानी के अंदर कहानी। संजीव ने एक कहानी शुरू की। मान लो, उसने कहा, आप लोग भी ऐसे मान लीजिए कि एक राज्य में कई धार्मिक स्कूल हैं जिन्हें मदरसा कहा जाता है। ये स्कूल मुस्लिम समुदाय के हैं और यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन सरकार ने सोचा कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा देना सही नहीं है, इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम था उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम। अब आप कहेंगे इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो इस कानून का उद्देश्य यह था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा भी मिले ताकि वे समाज के अन्य बच्चों की तरह समग्र विकास कर सके, केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं। याद रखिए, तो ये तो अच्छी बात थी। लेकिन संजीव ने आगे कहा कि कुछ लोगों को, यानी जो उस समुदाय से थे, यह लगा कि कानून केवल मुस्लिम समुदाय के स्कूलों को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए यह सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता और इसे निरस्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। आर्यन ने सवाल किया, किससे? संजीव से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो आपके यहां बताया गया है। संजीव ने बताया, यहीं से सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू आता है। यह एक अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी कानून या फैसले की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी की समीक्षा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक कानून अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है, वह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करता। भाई, केवल अल्पसंख्यक संस्थानों पर लग रहा है, इसी के आधार पर आप कहेंगे कि वह कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है, यह सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के पास यह अधिकार है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में आ गया कि सर राज्य कानून कैसे बना रहा, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आर्टिकल 13 संविधान का आप याद रखिए, मूल अधिकार, और वह राज्य की भूमिका के बारे में क्या कहता है। आर्यन ने भी पूछा, लेकिन यह राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के मामलों में कैसे दखल दे सकता है, यानी उसके पास क्या शक्ति है? संजीव ने उत्तर दिया, यह संविधान के अनुच्छेद 30 से संबंधित 30 यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल धार्मिक शिक्षा ही देंगे।
राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन संस्थानों में सामान्य शिक्षा भी दी जाए ताकि बच्चे समग्र रूप से विकसित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि सरकार धर्म से जुड़े संस्थानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर वह हस्तक्षेप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। आई होप आप मुद्दा समझ गए। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या अब यह कानून फिर से लागू हो गया? जी नहीं, अभी नहीं। अभी मामला सुनवाई के अधीन है। अब अंतिम निर्णय